नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान देख रहे हैं दोस्तों हम खंड 3 देख रहे हैं और जिसमें हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल देख रहे हैं दोस्तों। और ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम कार्तिकेयपुर राजवंश जो है जिसको हम कत्यूरी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था और उसमें जाना था दोस्तों कि कार्तिकेयपुर राजवंश के 14 राजाओं का उल्लेख मिलता है त्रिभुवनराज की बागेश्वर शिलालेख से, जिसमें हमने जाना कि कत्यूरी राजवंश यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे। बसंत देव थे। और बसंत देव से दोस्तों हमने देखा खरपर देव, देखा कल्याण राज, त्रिभुवनराज के बारे में जाना, निम्बर देव, ईष्टगण देव, ललित सूरदेव, भूदेव और सुलोलादित्य, इच्छर देव और देसठ देव, पद्म देव और सुमिक्ष राज। ठीक है, तो इन के बारे में हमने जाना दोस्तों। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो राजधानी है दोस्तों वो जोशीमठ से उसको बैजनाथ यानी कि बागेश्वर जो है कौन लाया, तो नरसिंह देव दोस्तों लाया। और इसके बाद जो कत्यूरी शासन था दोस्तों, तो कत्यूरी राजवंश दोस्तों अब आपका बैजनाथ में कत्यूरी घाटी में उसके बाद कौन कौन से शासक हुए और जो राजधानी परिवर्तन हुआ इनकी जोशीमठ से राजधानी बैजनाथ गई, तो इसके पीछे क्या कारण रहे दोस्तों, उन सभी कारणों को जानेंगे। और उसके बाद जो शासक हुए कत्यूरी राजवंश के उन सभी पर बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश था दोस्तों वो कई भागों में बँट गया था। और उसके बाद आखिरी में देखेंगे दोस्तों कि लास्ट में कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। और दोस्तों बात करें बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा कौन था, मैंने बताया था नरसिंह देव था। ठीक है, तो इससे आगे को चलेंगे दोस्तों आज और जानेंगे नरसिंह देव के बाद जो है कत्यूरी राजवंश में या कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश में दोस्तों इसके बाद कौन कौन से शासक हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों राजधानी परिवर्तन के क्या कारण रहे। हाँ दोस्तों, मेरा प्रयास यही है कि आप सभी तक दोस्तों सही कंटेंट में पहुंचा पाऊं और इसीलिए दोस्तों मैं प्रयासरत हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो दोस्तों देखिए राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ, तो कार्तिकेयपुर राजवंश। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको आप तभी देखें दोस्तों पार्ट 2 को। ठीक है, जब आप पार्ट फर्स्ट देख लो। ठीक है, यानी कि पार्ट फर्स्ट को देखना जरूरी है, उसके बाद ही दोस्तों आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो पार्ट 2 को ना देख के पहले पार्ट फर्स्ट को देखें। ठीक है, चलिए देखिए हमने बात की थी कि नरसिंह देव जो था वो राजधानी को क्या जोशीमठ से लेके कहाँ लाया, बैजनाथ लाया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या परिवर्तन रहे, राजधानी परिवर्तन का क्या कारण रहा कि जोशीमठ से राजधानी जो है बैजनाथ लाई गई। तो बात करें राजधानी परिवर्तन के कारणों की, तो पहला कारण है दोस्तों इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। ठीक है, तो इसको याद रखें। ठीक है, तो लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार पहला है आपका, देखिए राजधानी परिवर्तन की पौराणिक व्याख्या की और बताया कि जब नरसिंह देव शिकार खेलने गए थे उनकी अनुपस्थिति में भगवान विष्णु ने दोस्तों नरसिंह ब्राह्मण का रूप धारण कर राजमहल में प्रवेश किया तथा भोजन करने के पश्चात जो है पलंग में लेट गए, लेकिन राजा ने अपनी अनुपस्थिति में किसी अन्य पुरुष को देखकर उस बालक ब्राह्मण पर आक्रमण कर दिया। जब बाँह से रक्त के बजाय दोस्तों दूध टपकने लगा तो राजा ने अपनी गलती को स्वीकारा और माफ़ी मांगी, लेकिन दंड स्वरूप उसे क्या करना पड़ा, राजधानी छोड़कर बैजनाथ जाना पड़ा। तो ये पहला कारण है। ठीक है, राजधानी परिवर्तन का। ठीक है, तो राजधानी परिवर्तन का पहला कारण लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार आपने जाना कि जो है दोस्तों नरसिंह देव शिकार खेलने गए थे जो राजधानी लाए थे। ठीक है, ये कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कि शिकार खेलने गए थे तो उनकी अनुपस्थिति में भगवान विष्णु ने दोस्तों, ठीक है, नरसिंह ब्राह्मण का रूप धारण करके जो है राजमहल में प्रवेश किया और वहाँ भोजन करने के बाद पश्चात जो है पलंग में लेट गए। तो जब राजा आया तो अपनी अनुपस्थिति में किसी अन्य पुरुष को देखकर उस बालक ब्राह्मण पर आक्रमण कर दिया।
और जिससे जो है उसके बाँह से रक्त के बजाय जो है दूध टपकने लग गया और राजा को दोस्तों अपनी गलती महसूस हुई और उसने अपनी गलती को स्वीकारा और माफ़ी माँगी। लेकिन दंड स्वरूप उसे दोस्तों राजधानी छोड़कर बैजनाथ जाना पड़ा। ये पहला कारण है लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार। उसके बाद अगला जो कारण है दोस्तों वो है आपका शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। इतिहासकार रहे हैं शिव प्रसाद डबराल। तो इनके अनुसार देखिए हिमपात और भूस्खलन से जो है दोस्तों जोशीमठ में जनधन की क्षति हो जाने के कारण सुमिक्षराज द्वारा जो है राजधानी बैजनाथ बनाने का निश्चय किया गया, जिसके बाद उसके पुत्र नरसिंह देव ने पिता के संकल्प को पूरा किया। ठीक है, पूरा करने हेतु जो है राजधानी बैजनाथ बनाई। तो जैसे ये आपका किसने कहा है? शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि जो आपके कत्यूरी थे, ठीक है, तो उसकी राजधानी का क्या कारण रहा? तो डबराल के अनुसार दोस्तों हिमपात और भूस्खलन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो हिमपात और भूस्खलन से दोस्तों जोशीमठ में जो है जनधन की क्षति हो जाने के कारण जो है जो सुभिक्षराज था, ठीक है, तो इसने मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि सुभिक्षराज ने घोषणा की थी राजधानी परिवर्तन की। ठीक है, और इसको दोस्तों किसने पूरा किया? तो सुभिक्षराज का पुत्र था नरसिंह देव। इसने दोस्तों राजधानी जो है जोशीमठ से बैजनाथ ये स्थानांतरित की। किसने? नरसिंह देव ने। ठीक है, चल दूसरा कारण समझ में आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा कारण है दोस्तों पवार शक्ति जो है शक्तिशाली हो गई थी गढ़वाल में, ये भी एक कारण रहा। उसके बाद देखिए शैव तथा वैष्णव संप्रदाय के बीच तनाव। तो देखिए कत्यूरी राजवंश में कार्तिकेयपुर राजवंश में कुछ शासक शैव मत के थे और कुछ वैष्णव मत के थे। तो इससे भी दोस्तों इनके उसमें जो है बीच में तनाव की स्थिति होगी, ये भी एक कारण रहा है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे अगला जो कारण है वो है चंद व पवारों का शक्तिशाली होना। तो देखिए चंद और पवार जो है शक्तिशाली हो रहे थे उस समय, तो ये भी एक कारण है। देखिए चंद वंश किसी भी हालत में राजधानी कुमाऊं में लाना चाहते थे और वो अंततः इसमें सफल भी हुए। ठीक है, लाना चाहते थे। ठीक है, तो जो चंद वंश था उस समय, तो वो राजधानी को कहाँ लाना चाहते थे? कुमाऊं लाना चाहते थे। ठीक है, और वो अंततः इसमें सफल भी हुए। ठीक है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों राजा नरसिंह देव द्वारा राजधानी बैजनाथ कत्यूरी घाटी बागेश्वर स्थानांतरित करने के बाद कत्यूरी साम्राज्य का धीरे धीरे क्या होने लगा? विघटन होने लगा दोस्तों। ठीक है, और कत्यूरी साम्राज्य जो है अनेक भागों में बंट गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों राजा नरसिंह देव द्वारा जो है जब राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ लाई गई, तो उसके बाद दोस्तों कत्यूरी साम्राज्य जो है धीरे धीरे विघटन होने लग गया कत्यूरी साम्राज्य का, और कत्यूरी साम्राज्य अनेक छोटे छोटे भागों में बंट गया, जिनमें हम बात करेंगे। भागों की बात करें तो पहला है अस्कोट के रजवार, दूसरा है डोटी के मल, और तीसरा है पाली पछाऊ यानी कि कत्यूर घाटी का जो आसंती देव वंश। ठीक है, तो पाली पछाऊ, डोटी के मल और अस्कोट के रजवार, ये तीन जो है भागों में जो है दोस्तों बट गया कत्यूरी साम्राज्य। और इन तीनों जो हैं वंश के दोस्तों कुछ राजा हुए। ठीक है, जिनका हम नीचे अभी बात करेंगे उन पर। ये इन तीनों के जो है राजा हुए, उन सभी राजाओं की हम अभी बात करेंगे। उनमें आपने जो है दोस्तों मेन जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चल तो देखिए बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, तो देखिए बद्रीदत्त पांडे का जो है जो पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, इनमें दोस्तों इन वंशावलियों के शासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि अस्कोट के रजवार, डोटी वंशावली और पाली पछाऊ, तो इनके शासन का उल्लेख दोस्तों कहाँ से मिलता है? तो इनका उल्लेख मिलता है कुमाऊं का इतिहास से। ठीक है, कुमाऊं के इतिहास से मिलता है। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? पुस्तक है बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये परवर्ती जो है कत्यूरी शासक कहलाए। ठीक है, तो देखिए इनमें हमने जो है सभी को जो है याद नहीं करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रमुख वंशावली में दोस्तों अस्कोट के रजवार, डोटी वंशावली और पाली पछाऊ, इन तीनों के जो शासक हुए उनके हम नाम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए अस्कोट के रजवार में शालिवाहन, संजय देव, धर्मपाल, सारंग देव, असंति देव, कटारमल देव और प्रीतम देव और धामदेव, ब्रह्मदेव,
त्रिलोकपाल, अभयपाल, भारतीपाल, जगतपाल, महेंद्रपाल और बिरम बहादुर पाल। ठीक है, वैसे ही डोटी वंशावली में शालिवाहन, शक्तिवाहन, धर्मपाल, सारंगदेव, नकुलदेव, धामदेव, नागमल देव और हंस ध्वज शाही। उसी प्रकार पाली पछाओं से आशांति देव, ठीक है, आसंती देव और वासंती देव और गौरांग देव, सारंग देव, बीरम देव, सूरदेव, भावदेव, पाचन देव और किरण देव। तो ये कुछ दोस्तों परवर्ती कत्यूरी शासक रहे। इनमें हम देखेंगे दोस्तों मेनली जो है आपका कत्यूर घाटी में जो पाली पछाऊ था, तो इससे संबंधित देखेंगे और साथ ही साथ अस्कोट के रजवार और डोटी वंशावली से संबंधित महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे दोस्तों, और सभी जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए और डिटेल में जानेंगे उनके बारे में। देखिए बात करें जो उपरोक्त हमने राजाओं की बात की, तो उपरोक्त राजवंशों में कत्यूर घाटी का जो आसंती देव वंश था, ठीक है, वो सबसे शक्तिशाली था और संपूर्ण पाली पछाऊ में आसंती देव को महान शासक माना जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि जो उपरोक्त जो हमने राजवंश देखे, ठीक है, डोटी का राजवंश, अस्कोट का और साथ ही साथ पाली पछाऊ, तो इनके जितने भी ये राजा रहे दोस्तों, उन उपरोक्त राजवंशों में दोस्तों कत्यूर घाटी का जो आसंती देव वंश था वो सबसे शक्तिशाली था और संपूर्ण पाली पछाऊ में दोस्तों ये जो है महान शासक था। ठीक है, आसंती देव। ठीक है, तो ये आसंती देव वंश का जो प्रथम शासक था कौन था? आसंती देव ही था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए बात करेंगे अब आसंती देव वंश की, तो इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, सारे फैक्ट आपने नोट भी करने हैं। ठीक है, चलिए आसंती देव वंश 3 वंशों में आसंती देव वंश जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, मैंने अभी ऊपर आपको बताया। और आसंती देव वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ थी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आसंती देव वंश की राजधानी थी रणचूलाहाट, कोट भ्रामरी, बैजनाथ। तो ये बैजनाथ के क्षेत्र हैं, रणचूलाहाट और कोट भ्रामरी, तो ये राजधानी थे। ठीक है, आसंती देव वंश के, इसको याद रखेंगे। बात करें आसंती देव वंश का जो विस्तार था दोस्तों कहाँ तक था, तो आसंती देव वंश का विस्तार रणचूलाहाट के साथ जो है बैराट यानी कि अल्मोड़ा क्षेत्र, लखनपुर यानी कि द्वाराहाट क्षेत्र जो है इसमें शामिल था। ठीक है, यानी कि यहाँ तक फैला था आसंती देव वंश। ठीक है, आसंती देव के बाद बात करें सुजान देव, तो आसंती देव के बाद कौन शासक रहा, कौन राजा बना? सुजान देव बना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है सुजान देव से, सुजान देव दोस्तों गंगोलीहाट नगर की स्थापना की। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगोलीहाट नगर की स्थापना किसने की, तो आंसर रहेगा आपका सुजान देव। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आसंती देव वंश के बाद दोस्तों आसंती देव के बाद जो है जो राजा बना वो कौन बना? सुजान देव बना, जिसने गंगोलीहाट नगर की स्थापना की। ठीक है, और सुजान देव के बाद कौन बना? सुजान देव के बाद बना सुधा देव। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने इसीलिए ऐसे जो है आपका इसमें नोट्स बना रखे हैं कि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए आसंती देव के बाद जो है सुजान देव आया, सुजान देव ने गंगोलीहाट नगर की स्थापना की, ऐसे ही याद रखेंगे आप। और सुजान देव के बाद जो है दोस्तों सुधा देव जो है राजा बने। ठीक है, तो सुधा देव दोस्तों इन्होंने द्वाराहाट में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की, निर्माण किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि द्वाराहाट में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो परवर्ती कत्यूरी राजा जो है सुधा देव ने किया। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों सुधा देव, तो सुधा देव इस वंश में दोस्तों प्रथम जो है इस वंश में जो है प्रथम विभाजन हुआ सुधा देव के समय में, और अस्कोट में एक नए राज्य का उदय हुआ जिसके शासक क्या कहलाए? रजवार व पाल कहलाए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक याद है? याद रखना है। इसी तरीके से देखिए आसंती देव वंश के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आसंती देव दोस्तों तीनों जो वंश हैं जो ऊपर मैंने बताया आपको शासक, उनमें से दोस्तों सबसे जो है आपका शक्तिशाली जो वंश था वो था आपका आसंती देव वंश। ठीक है, तो आसंती देव वंश की राजधानी मैंने बताया रणचूलाहाट, कोट भ्रामरी, बैजनाथ थी। ठीक है, इनका जो इस वंश का जो विस्तार था वो
रणचूलाहाट से के साथ साथ दोस्तों बैराट, अल्मोड़ा और लखनपुर द्वाराहाट तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। और आसंती देव के बाद राजा बने सुजान देव, जिन्होंने गंगोलीहाट नगर की स्थापना की। और उसके बाद दोस्तों सुधा देव जो है राजा बने, जिन्होंने द्वाराहाट में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया। और इसी समय दोस्तों इस वंश में प्रथम विभाजन हुआ और अस्कोट में एक नए राज्य का उदय हुआ, जिसके शासक क्या कहलाए, रजवार व पाल कहलाए। ठीक है। अब देखिए इसके बाद रजवार वंश की बात करेंगे दोस्तों। तो रजवार वंश दोस्तों क्या था, रजवार वंश में देखिए रजवार वंश इसके संबंध में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, निर्भय पाल और तथा नागमल के अभिलेख से मिलती है। ठीक है, याद रखें कि रजवार वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, निर्भय पाल और नागमल के अभिलेखों से मिलती है। ठीक है। दूसरा, रजवार वंश का जो आपका शासक था, इनकी जो निर्भय पाल और नागमल के अभिलेख से प्राप्त होता है आपका भारती पाल। तो भारती पाल की घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख, देखिए घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है भारती पाल की। ठीक है। और भारती पाल दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट आप कर लें इसको, क्योंकि पूछा जा सकता है। देखिए इनका जो अभिलेख है घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है दोस्तों, ये कहाँ है पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ में है दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले में है आपका घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, याद रखेंगे। और इससे जानकारी मिलती है कि पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में रजवारों का शासन था, जो काली नदी के पश्चिमी भाग से लेकर पश्चिमी नेपाल तक था। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, कि आसंती देव के बाद सुजान देव आया, फिर उसके बाद सुधा देव आया, उसके बाद जो है रजवार वंश आया दोस्तों। और रजवार वंश में मैंने आपको बताया कि इसके संबंध में जानकारी निर्भय पाल और नागमल के अभिलेखों से मिलती है। और भारती पाल के घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, इससे जानकारी मिलती है कि पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में रजवारों का शासन था। ठीक है। और ये पूछा जा सकता है आपको, घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है। तो किसका है, भारती पाल का। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रजवार वंश में दोस्तों आगे चलकर जो राजा बने वो बने दोस्तों कटारमल देव। ठीक है। तो इसी वंश में आगे चलकर हम बात करें तो कटारमल देव राजा बने दोस्तों। ठीक है। ठीक है, तो कटारमल देव राजा बने। अब जानेंगे दोस्तों कि कटारमल देव राजा जो है, आप जानते हैं कटारमल देव ने जो है कोसी कटारमल अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए जानते हैं कटारमल देव। तो रजवार वंश में आगे नाम आता है कटारमल देव का। तो देखिए कटारमल देव राजा कटारमल ने जो है दोस्तों कोसी अल्मोड़ा में जो है सूर्य मंदिर बनवाया था। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोसी, इसको जो है कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कोसी अल्मोड़ा में जो है दोस्तों स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, कटारमल देव ने कराया। ठीक है। कटारमल देव जो है जानते हैं आप सभी कि कतूरी परवर्ती कतूरी राजा रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। तो याद रखें सूर्य मंदिर कटारमल जो सूर्य मंदिर है, वहाँ जो मंदिर का जो गर्भगृह है उसका प्रवेश द्वार जो है दोस्तों वर्तमान में कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कटारमल देव के बाद दोस्तों बात करेंगे प्रीतम देव की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कटारमल देव के बाद दोस्तों नाम आता है प्रीतम देव का। ठीक है। तो देखिए प्रीतम देव की बात करें तो प्रीतम देव दोस्तों, जिसको पृथ्वी पाल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। प्रीतम देव राजा प्रीतम देव ने दोस्तों पिथौरागढ़ को सोर घाटी नाम दिया था। ठीक है, याद रखेंगे प्रीतम देव ने दोस्तों पिथौरागढ़ को सोर घाटी नाम दिया, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट किला स्थापित किया, किसने किया, प्रीतम देव ने। ठीक है। और प्रीतम देव की पत्नी थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, प्रीतम देव की पत्नी दूसरी पत्नी थी मौला देवी पुंडीर। ठीक है, नाम याद रखें मौला देवी पुंडीर, जिसको जिया रानी भी हम कहते हैं। ठीक है, जिया रानी का नाम ही दोस्तों मौला देवी पुंडीर था। ठीक है। और मौला देवी पुंडीर यानी कि जिया रानी जो थी दोस्तों हरिद्वार मायापुर के राजा
अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। ठीक है, तो मौला देवी पुंडीर जो है दोस्तों किसकी पत्नी थी? प्रीतम देव की पत्नी थी, जिसको हम जिया रानी के नाम से जानते हैं। और मौला देवी पुंडीर जो है हरिद्वार मायापुर के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। ठीक है, याद रखेंगे। और जिया रानी को दोस्तों आप सभी जानते हैं, कुमाऊं में झांसी की रानी के नाम से इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जिया रानी की दोस्तों प्रीतम देव से अनबन हो गई और जिया रानी तराई में रानीबाग निकट जो है रहने लगी और अंततः दोस्तों रुहेलों के आक्रमणों से जो है रानीबाग जो चित्रशिला घाट है उसमें एक गुफा में समा गई। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो जिया रानी की जो है दोस्तों अपने पति जो है प्रीतम देव से अनबन होगी, जिसके कारण जिया रानी जो है दोस्तों तराई क्षेत्र में रानीबाग के निकट रहने लगी और अंततः रुहेले आक्रमणकारियों से युद्ध में दोस्तों रानीबाग चित्रशिला घाट में एक गुफा में समा गई। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे प्रीतम देव जिया रानी को क्या कह के पुकारते थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो प्रीतम देव दोस्तों जिया रानी को प्योला रानी और पिंगला रानी के नाम से पुकारते थे। ठीक है, यानी कि ये जिया रानी के ही नाम है। ठीक है, प्योला रानी और पिंगला रानी याद रखेंगे। कौन पुकारते थे? हाँ, जिया रानी के पति यानी कि प्रीतम देव उनको पुकारते थे इन नामों से। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो रानीबाग की बात आई है दोस्तों, तो रानीबाग की स्थापना जो है किसने की थी? प्रीतम देव ने ही की थी दोस्तों। ठीक है, और रानीबाग की स्थापना प्रीतम देव ने जो है की थी किसके लिए? जिया रानी के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ रानीबाग में आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 13-14 जनवरी को जिया रानी का मेला लगता है रानीबाग में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। मैंने सारे फैक्ट इसी में रख दिए दोस्तों आपको याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए क्लियर है क्या यहाँ तक? यानी कि रानीबाग में प्रतिवर्ष जो है 13-14 जनवरी को क्या लगता है? जिया रानी का मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रीतम देव आपने देखा, कटारमल देव के बाद प्रीतम देव हमने देखा जिसको पृथ्वीपाल भी कहते हैं दोस्तों। और राजा जो प्रीतम देव थे इन्होंने पिथौरागढ़ को शोर घाटी नाम दिया और पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट किला जो है इन्होंने बनवाया। और साथ ही साथ इनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी मौला देवी पुंडीर, जिनको हम जिया रानी के नाम से जानते हैं। और जिया रानी दोस्तों हरिद्वार मायापुर के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। और जिया रानी को कुमाऊं की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और जिया रानी का जो है दोस्तों अपने पति प्रीतम देव से जो है अनबन हो गई थी और जिया रानी तराई में रानीबाग जिसका निर्माण प्रीतम देव ने किया था उसके निकट रहने लगी और अंततः रुहेले आक्रमणकारियों से युद्ध में जो है रानीबाग चित्रशिला घाट में एक गुफा में समा गई। और रानीबाग में दोस्तों प्रतिवर्ष 13-14 जनवरी को जिया रानी का मेला लगता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं यहाँ से। इसके बाद हम प्रीतम देव की बात करेंगे दोस्तों, धामदेव। ठीक है, देखिए धामदेव जिया रानी के पुत्र थे। ठीक है, यानी कि प्रीतम देव की पत्नी जिया रानी और जिया रानी के पुत्र धामदेव। ठीक है, धामदेव इनको जो है दुलाशाही के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे किस कत्यूरी शासक को दुलाशाही के नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा आपका धामदेव। ठीक है, इनकी माता जिया रानी राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और धामदेव का पुत्र कौन था? तो धामदेव का पुत्र था मालूशाही। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसी सीक्वेंस में आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बात की कटारमल की, उसके बाद प्रीतम देव के बाद आपका धामदेव। ठीक है, धामदेव के बाद धामदेव का पुत्र मालूशाही। ठीक है, और धामदेव से आपने फैक्ट याद रखने, धामदेव जिया रानी के पुत्र थे और इनको दोस्तों दुलाशाही के नाम से जाना जाता था। और इनकी माता जो है जिया रानी राजमाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और धामदेव का पुत्र दोस्तों मालूशाही से आपको याद आ रहा होगा कुछ, राजुला मालूशाही आपने सुना होगा प्रेम कहानी। तो देखिए राजा मालूशाही और भोट प्रदेश की राजा सुनपत शौका की पुत्री राजुला का प्रेम जो है, प्रेम कहानी राजुला मालूशाही का इतिहास जो है प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो याद रखेंगे मालूशाही कौन थे? मालूशाही धामदेव के पुत्र थे। ठीक है,
कत्यूरी राजा धामदेव के पुत्र कौन थे? मालू शाही। ठीक है, याद रखेंगे। और राजुला कौन थी? राजुला भोट प्रदेश की भोट प्रदेश का राजा सुनपत शौका की पुत्री थी राजुला। और राजुला मालूशाही प्रेम कहानी आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए धामदेव से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, मालूशाही के बाद जो है दोस्तों झालराई जो है राजा बने। ठीक है, मालूशाही के बाद इस वंश के राजा झालराई बने और झालराई को दोस्तों न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा जो है माना जाता है दोस्तों। और झालराई का एकमात्र पुत्र था, वो कौन था? गोलू देव, जिसको हम गोलजू गोल महाराज या फिर गोलजू गोरिया कहते हैं। गोलजू जो आपके मंदिर भी हैं कई, ठीक है, चंपावत में है, घोड़ाखाल में है और चितई अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो गोलजू दोस्तों किसके पुत्र थे? झालराई के पुत्र थे, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो गोलूदेव किसके पुत्र थे? झालराई के पुत्र थे दोस्तों, एकमात्र पुत्र थे। ठीक है, देखिए गोलूदेव के बारे में आप सभी जानते हो दोस्तों। गोलूदेव, गोलजू और गोरिया, गोलजू जो है इनकी माता का नाम क्या था? गोलजू की माता का नाम कलिंगा था। ठीक है, और कत्यूरी वंश के महान न्यायप्रिय राजा माने जाते हैं गोलूदेव। और जिससे संबंधित पूजा स्थल मैंने अभी आपको बताया, चंपावत में है, चितई में है और घोड़ाखाल में जो है इनकी पूजा स्थल हैं दोस्तों, और काफ़ी फेमस हैं, आप सभी जानते हैं। तो गोलूदेव दोस्तों कौन थे? ये परवर्ती कत्यूरी राजा थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो गोलूदेव के बाद दोस्तों अगला शासक आया आपका ब्रह्मदेव, जिसको वीरमदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आखिरी शासक थे। ठीक है, यानी कि अंतिम शासक थे कत्यूरी राजवंश के ब्रह्मदेव। तो देखिए ब्रह्मदेव की बात करें तो ब्रह्मदेव जो है जिसको वीरमदेव के नाम से जाना जाता है, और वीरमदेव या ब्रह्मदेव सारंगदेव का पुत्र था, वीरमदेव या ब्रह्मदेव। और यह एक निरंकुश राजा था दोस्तों, याद रखेंगे। कौन कत्यूरी वंश में कौन जो है निरंकुश राजा रहा? तो नाम आएगा दोस्तों ब्रह्मदेव का। ठीक है, याद रखेंगे, निरंकुश राजा था। और ब्रह्मदेव के समय दोस्तों तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और माना जाता है कि तैमूर लंग ने गढ़वाल के 2 राजाओं ब्रह्मदेव व रतन सेन से युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे ब्रह्मदेव से संबंधित। ठीक है, ठीक है, तो फैक्ट याद रखेंगे कि आपको पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग ने जो है कब आक्रमण किया। उस समय जो है कौन कत्यूरी राजा था उस समय जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत में? तो आपका आंसर रहेगा ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ब्रह्मदेव के समय तैमूर लंग ने 1398 में भारत में आक्रमण किया, और माना जाता है दोस्तों कि तैमूर लंग ने दोस्तों गढ़वाल के 2 राजाओं यानी कि एक ब्रह्मदेव और दूसरा रतन सेन से युद्ध लड़ा था। और साथ ही साथ दोस्तों ब्रह्मदेव गणपतियों यानी कि जो राजा थे उस समय, उनमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था ब्रह्मदेव। ठीक है, और ब्रह्मदेव को दोस्तों कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कत्यूरी राजवंश या कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा था ब्रह्मदेव। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्मदेव से दोस्तों आपको जो है इतने फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, और सारे फैक्ट आपके एग्जाम बेस्ड हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने कार्तिकेयपुर राजवंश का पार्ट 2 देखा आज, जिसमें बैजनाथ राजधानी बनकर जो है दोस्तों बनाकर शासन करने वाला जो कत्यूरी राजा था नरसिंह देव, उसके बाद हमने जाना दोस्तों राजधानी परिवर्तन के क्या कारण रहे, और उसके बाद कत्यूरी राजवंश जो है छोटे छोटे जो है भागों में बंट गया। और उसके बाद हमने जाना कि कौन कौन से शासक हुए, और कत्यूरी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है। हमने सारे फैक्ट जाने दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और आगे दोस्तों इसके बाद हम अगली क्लास में चंद राजवंश देखेंगे दोस्तों, और जल्दी ही दोस्तों हम उत्तराखंड के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। और आप सभी लोग दोस्तों चैनल के साथ बने रहें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।